हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिकेत विद अस। ये अभी जेटा में इंटर्नशिप कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट आई का पार्ट है। ये वहाँ पे एसडी इंटर्न है। सो हेलो अनिकेत, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन। एक्चुअली तो आई एम अनिकेत कुमार और मैं मेरा जो कॉलेज है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ है, जो एक यूपीटीयू का गवर्नमेंट कॉलेज है। और मैं यहाँ पे फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, करेंटली आईटी ब्रांच से। और मेरा जो होम टाउन है वो बलिया है। और और जो मेरा कॉलेज है वो लखनऊ में एसोसिएटेड है। अनिकेत, ये मतलब किस टायर का कॉलेज कह सकते हैं इसे? जैसे टियर वन ये टू थ्री? एग्जैक्टली टाइप 3 कॉलेज कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द मतलब जैसा कंपनी विजिट करती है कॉलेज में, उसके अकॉर्डिंग जो ऑन कैंपस में विजिट कर रही है कंपनी। बट स्टिल कूडोज टू यू, तुमने अच्छी कंपनी निकाली। उस पर भी आते हैं। तुम ये बताओ कि ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट थी या फिर ऑफ कैंपस था? कैसे अप्लाई किया था इसके इसके लिए? इसके लिए तो जनरली मैंने लिंक्डइन पे मैंने बहुत सारे पोस्ट मैं शेयर कर, मतलब जनरली बहुत सारे पेजेस को फॉलो कर रहा होता हूँ मैं। तो एक्चुअली एक पोस्ट थी जिसमें जेटा की ओपनिंग के बारे में लिखी हुई थी, साथ में बहुत सारी और भी ओपनिंग थी। तो मैंने उसमें जेटा की ओपनिंग, वहां से मेरे को पता चला था कि ये बेसिकली देयर इज एन ओपनिंग इन जेटा। बाकी मैंने अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक्डइन से उनके एम्प्लॉयज को कांटेक्ट करा था और एम्प्लॉय से रेफरल मांगा था। तो उनके कुछ लोगों ने मेरे को रेफर कर दिया था रेज्यूमे को देखकर। तो उसके बाद फिर रेफरल के थ्रू फिर मेरे को क्या कहते हैं, रेफरल का मैसेज आया था और उसके बाद टेस्ट टेस्ट की लिंक आ गई थी। So it basically it was off campus. That is really really great. So एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैसे इतनी अच्छी कंपनी है, क्या तुमने सिर्फ इसी टाइप की टॉप कंपनीज़ के लिए मतलब प्रिपरेशन किया था अपने कॉलेज टाइम में, या फिर तुम एक छोटी कंपनीज या फिर इससे कम लेवल की कंपनीज़ को भी लेके प्रिपेयर कर रहे थे कि एटलीस्ट उसमें हो जाए, या फिर एक फोकस यही था कि एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही हो मेरा? फोकस तो यही था कि मतलब हमेशा से फोकस यही था कि अच्छी कंपनी में हो जाए। तो प्रिपरेशन हमेशा अच्छी कंपनी के लिए किया है। बाकी इंटरव्यू मैंने बहुत कंपनियों का दिया है, छोटी और बड़ी मैटर नहीं कर रही थी मेरे को, मैंने इंटरव्यू दे दिया था। लेकिन छोटी कंपनी के इंटरव्यू को टारगेट करके मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया था। जनरली मैं करता क्या था, अगर मान लीजिए कि किसी मतलब छोटी कंपनी का इंटरव्यू है, छोटी कंपनी मतलब नहीं, सर्विस बेस्ड कंपनी मोर जनरली बोला जाए तो मैं था कि इंटरव्यू के एक दो दिन पहले उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ लेता था, शायद जीएफजी पे हो या क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे साइट पे मतलब गूगल करके उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस में सारे पढ़ लेता था। ज़्यादा टाइम नहीं देता था उनके, मैक्सिमम 2 या 3 दिन। और उसके बाद जनरली मैं फोकस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए ही कर रहा था, कभी स्पेशली अलग से उनके लिए टाइम नहीं दिया था। सो फिर ये जेटा की रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि ये क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, या फिर इनका जो कोडिंग टेस्ट होता है किस लेवल के क्वेश्चंस, इसके बारे में थोड़ा बताओगे? जनरली डेटा डायरेक्ट आई का पार्ट है, तो आई थिंक कोडिंग का लेवल जितने भी जनरल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनसे थोड़ा सा हाई रहता है इनका एक्सपेक्टेशन। तो इसलिए इनके जो कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली बिट हायर होते हैं। तो ये मोर इनटू सीपी के क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली। लीड कोड के अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, अगर आपने लीड कोड या जीएफजी करा है और मतलब उनके अच्छे क्वेश्चंस भी करे, मतलब 300 बस स्टैंडर्ड क्वेश्चन ना करके आपने कम से कम 300 400 या 500 क्वेश्चन मतलब अच्छे खासे जीएफजी गिग्स पर गिग्स और इंटरव्यू बिट से क्वेश्चंस करें, जिससे कि आप, और इसके बाद फिर कोडसेप्ट के भी क्वेश्चंस करें और कोड फोर्सेस के भी क्वेश्चंस करें, तो उस लेवल के क्वेश्चन मैच करते हैं। मतलब ये जो अगर मोर स्पेसिफिकली बोला जाए तो ये ग्राफ ट्री या उन पे जो लगने वाले एल्गोरिथम है, जो जिन्हें एडवांस एल्गोरिथम्स बोले जाते हैं, उन पर फोकस करते हैं। आपको जनरली डायरेक्ट आई में मिलेंगे, नहीं तो अगर डायरेक्ट आई को छोड़ दिया जाए या कुछ हायर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, मतलब कि हायर कंपनीज को छोड़ दिया जाए जो हायर डेटा स्ट्रक्चर पूछते हैं, जैसे कि डायरेक्ट आई हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, और टावर रिसर्च हो गया, या और भी ऐसे कंपनी के साथ गूगल भी हायर डेटा स्ट्रक्चर ही पूछती है। लेकिन
बाकी इन सब को ये या मीडिया डॉट नेट हो गया, ये सब जो हायर डेटा स्ट्रक्चर पूछते हैं, इनके अलावा अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो कंपनीज हो गए वो जीएफजी या लीड कोड या इंटरव्यू बिट के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है या स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के वेरिएशंस मतलब वो पूछते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछते हैं वो लोग। ये है कि जीटा में थोड़ा सा टफ है। ओके। तो मतलब जैसे कोड शेफ तुमने किया होगा, उसमें जो लॉन्ग चैलेंज होता है, तो उसका मतलब मतलब कि कितने क्वेश्चंस तक अगर कोई सॉल्व कर पा रहा है उस लॉन्ग चैलेंज में, तो कितने क्वेश्चंस तक अगर वो कर पा रहा है तो वो जेटा या फिर डायरेक्ट है की बाकी कंपनीज हैं उनके लिए वो प्रिपेयर्ड है? अच्छा, इसका कुछ आइडिया है? आई थिंक ऐसे कंपेयर करना थोड़ा गलत होगा। मेरे को जो पर्सनली लगता है कि कोर्स अगर कोडसेप की बात कर रहे हैं तो कोडसेप में कोडसेप प्रिपेयर सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको एक कोडसेप में एक बेसिक क्वेश्चन है और एडवांस लेवल के डेटा स्ट्रक्चर बताए गए हैं। अगर उसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वो सारे टॉपिक अगर बेसिक और एडवांस, उसमें 3 सेक्शन है, बेसिक, एडवांस और एक्सपर्ट। अगर बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो आपका हो जाएगा। कौन नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपका डिपेंड नहीं करता कि क्या कहते हैं या आपका होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे तो हो जाएगा। तो उसमें जैसे कि सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक के नाम है, उसके अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अगर उस पर ग्रास्प होगा तो हो जाएगा। जनरली जीटा में तो वही, जीटा और डायरेक्ट आई का तो वही रहता है कि वो लोग एडवांस क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो एडवांस टॉपिक पूछ रहे होते हैं। कोडसेप में ये होता है कि कोडसेप में मैथमेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आ जाते हैं, या मैथमेटिक्स और एनालिटिक्स मिक्स करके क्वेश्चन आ जाता है। तो आई थिंक उस लेवल का क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो मेजर नहीं हो पाती, उससे नहीं मेजर हो पाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन से मेजर हो पाएगा ना रेटिंग से मेजर हो पाएगी कि कितनी रेटिंग ओके। है। तो मतलब फिर पढ़ने के लिए, डीएस पढ़ने के लिए कौन सा पोर्टल यूज़ करना चाहिए या फिर कितना करना चाहिए? पर पर्सनली मैं ऐसे जनरल तो नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन पर्सनली मेरे को क्या लगता है कि अगर आप लीड कोड, जीएफजी या और इंटरव्यू बिट से अगर आपके पास सारे मतलब कि सारे जो उनमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उससे अगर आप एज ए स्टार्ट कर रहे हैं कि मतलब डेटा स्ट्रक्चर समझने के लिए एरे, स्ट्रिंग या लिंक लिस्ट, ट्री, ये सब, या एसएससी हो गया, या बाइनरी ट्री हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, या ग्राफ हो गया, डीएस के क्वेश्चंस हो गए, या एल्गो के डिफरेंट उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद अगर उससे अगर स्टार्ट किया है आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप कोडसेप के जो एडवांस सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्पेशली बोला जाए तो सेगमेंट ट्री है और एसएससी है, डीएफएस बीएफएस है और डाइस्ट्रा है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, एंड या पायलट टूर है। ऐसे मतलब जो एडवांस एल्गोरिथम्स हैं अगर उनके कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं तो इतना सफिशिएंट है, मतलब कि अगर मतलब किसी भी कंपनी की प्रिपरेशन के लिए, अपार्ट फ्रॉम कुछ कंपनी जो बहुत ज़्यादा हाई पूछ लेती हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। ठीक ठीक। तो मतलब कि ट्री एंड ग्राफ डायरेक्ट टाइम में पूछा जाता है एंड इसको बेसिकली अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा ये कि वो उन्होंने पहले 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए थे। इंटर्नशिप के लिए 2 ही राउंड होते हैं जनरली जी डायरेक्ट टाइम में। तो उन्होंने पहले राउंड में मेरे से जो 2 क्वेश्चन पूछे थे, पहला स्टैक का क्वेश्चन था और दूसरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट था। और टोपोलॉजिकल सॉर्ट का थोड़ा सा वेरिएशन, डायरेक्ट टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी नहीं था वो, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का वेरिएशन था दूसरा क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन स्टैक था। और जो दूसरे राउंड में जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो मेनली सब्जेक्ट पर फोकस थे, जैसे कि ओएस हो गया, उप्स हो गया, नेटवर्किंग हो गई, और ओएस, उप्स, नेटवर्किंग एंड होगा कोई ऐसा ही मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। ओएस, डीवीएमएस, हाँ डीवीएमएस डीवीएमएस, ओएस, उप्स,
ओएस उस नेटवर्किंग और डीएमएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। और सेकंड राउंड में मेरे से जो उन्होंने फिर कोडिंग क्वेश्चन भी पूछे थे। तो जो मेरे से जो कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था वो डी क्यू का क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैक प्लस क्यू का क्वेश्चन, मतलब अगर ओ एन में ओके आंसर देना हो तो वो डी क्यू से होगा। ये 2 राउंड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा। और जनरली मेरे फ्रेंड्स के भी जो हुए थे उसमें भी ऐसा ही फॉलो पैटर्न उनका पैटर्न था कि पहले राउंड में 2 कोडिंग क्वेश्चन हुए थे, और दूसरे राउंड में इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि वो कोडिंग क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। जनरली बस फर्स्ट राउंड है कोडिंग क्वेश्चन से जज करने के लिए। ओके। सो दूसरे राउंड में सब्जेक्ट्स फोकस थे, राइट? सब्जेक्ट प्लस प्रोजेक्ट। एंड दैट वाज इट? इसके अलावा कुछ राउंड हुआ था? टोटल 2 ही राउंड थे। पहला एक राउंड था टेस्ट लिंक आई थी, जिसमें 3 क्वेश्चंस थे। आई थिंक 2 घंटे के 2 घंटे का था। तो उसमें शायद 3 क्वेश्चंस या 2.5 क्वेश्चंस के अप्रोक्स करने थे। तो शायद टेस्ट लिंक के बाद फिर ये इंटरव्यू राउंड हुआ था। तो पहला इंटरव्यू रहा था, उसके बाद दूसरा इंटरव्यू था। और जैसे ये इंटरव्यू रहा होगा तो आई थिंक कम्युनिकेशन जो रहा होगा सारे क्वेश्चंस आंसर्स का इंग्लिश में रहा होगा, राइट? हिंदी में मैं आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया, सारे इंटरव्यू इंग्लिश में ही हुए। ठीक। सो कईयों को डाउट होता है कि क्या इंटरव्यू में हम हिंदी यूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए था कि ठीक है ये वाला इंटरव्यू इंग्लिश में था। आई थिंक हिंदी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी को हायर कर रही होती है तो कंपनी के पास सारे डिफरेंट लोकेशंस के पीपल होते हैं। तो अगर आपको दूसरी लैंग्वेज नहीं आ पाएगी तो आप अपने टीममेट से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? हिंदी इंग्लिश ही प्रीफर करनी चाहिए, हिंदी ना ही बोला जाए। अगर कुछ दिक्कत हो रही है, अगर इंटरव्यूअर खुद हिंदी बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप जनरली इंग्लिश बोल सकते हो। यार वैसे तुमने बता तो दिया है कि इंटरव्यू में किस टाइप के डीएस एंड, बट स्टिल जस्ट फॉर मोर क्लैरिफिकेशन कि इस टाइप की अच्छी कंपनी के लिए अगेन कौन से डीएस ज़रूरी हैं और किस लेवल का वो आना चाहिए, क्या इसके बारे में थोड़ा बताओगे? अगर एग्जैक्टली कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं कर सकते हम कि किस लेवल तक आना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर क्या कहते हैं, अगर आपको एडवांस डीएस एल्गो आ रही है, मतलब एडवांस डीएस एल्गो के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आप ये कह सकते कि आप गुड टू गो हैं। ये नहीं कह सकते, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने इतना पढ़ लिया तो आपका इस कंपनी में हो ही जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है इंटरव्यू पे। तो आई थिंक अगर कॉन्सेप्ट्स की बात बोली जाए तो आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, मतलब कि सारे एरे, स्ट्रिंग, लिस्ट, डीपी, बाइनरी सर्च, फॉर देन ट्री, स्टैक, क्यू, डी क्यू, एंड फिर सारे ग्राफ के एल्गोरिथम, आई थिंक डाइस्ट्रा, डीएफएस, बीएफएस, टोपोसॉर्ट, एसएससी, एंड डीएसयू, एंड and Eilert Diva. I think all the advanced algorithm you should know. Segment tree also. Segment tree कभी इंटरव्यू जनरली नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, डिपेंड करता है। तो सारे एडवांस, अगर बेसिकली आप डायरेक्ट आई या जो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पूछती है, सीपी पूछती है, अगर उन पे फोकस कर रहे हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर इन पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो इतने हायर लेवल पे डीएसएल को आने की जरूरत नहीं होती है। आप क्या कहते हैं, जितने लीड कोड या जीएफजी या इंटरव्यू बिट पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्या कहते हैं डीएसएल को के, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हर सेक्शन इजी, मीडियम, हार्ड दिया होता है, तो हर सेक्शन से आप रिपीटेटिव क्वेश्चंस को छोड़ के आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अच्छे क्वेश्चंस हैं, उस हिसाब से आपको उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर बेसिकली डीएस के लिए बोला जाए, मतलब डीएस एल्गो के लिए, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एल्गो के लिए, तो उसके लिए ये बोल सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट प्रिपेयर पे एडवांस सेक्शन में दिए हुए हैं, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट मेंशंस हैं, जितने भी टैग मेंशंस हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो के, वो जनरली आनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इंटरव्यू में पूछेगा। अगर इंटरव्यू में बेसिकली नहीं भी पूछता है तो आपको जो उन्होंने टेस्ट लिंक में जो टेस्ट लेते हैं
उसमें पूछ लेते हैं। तो आप अगर उस वो नहीं आ रही होगी तो टेस्ट, मान लेते हैं इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू में ना भी पूछा जाए लेकिन आपका टेस्ट ही नहीं क्लियर होगा तो इंटरव्यू कैसे देंगे। तो राइट। कभी कभी पूछ देते हैं ये तो मे बी आने तो आपको मतलब अगर जनरली यहाँ तक आनी चाहिए। ओके। तो अगर किसी ने जैसे सपोज़ कि कुछ एडवांस डीएस का कंसेप्ट पढ़ना हो तो उसको डायरेक्टली कोड शेफ प्रैक्टिस में जाना चाहिए या फिर उसको गीक्स फॉर गीक्स या फिर कुछ दूसरा पोर्टल देखना चाहिए? नहीं, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर देख लीजिए, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक है, उस टॉपिक को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट प्रिपेयर का तो ये है कि तो अगर डायरेक्ट आप देखेंगे तो मतलब अगर डायरेक्ट खुद देखना स्टार्ट कर दिए तो बहुत टाइम लग जाएगा और मे बी टाइम वेस्ट भी हो जाए। ओके। अगर आप फाइनल ईयर में, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो कोई इशू नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मतलब कि उतना टाइम दिया जा सके एक एक क्वेश्चन पे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फाइनल ईयर पे हैं या थर्ड ईयर पे हैं तो डायरेक्ट आई डोंट थिंक कि कोड से प्रिपेयर को डायरेक्ट करना चाहिए, टॉपिक देख लेना चाहिए, उसके बाद उससे जीएफजी हो गया या मतलब उसके क्वेश्चन खुद से ढूंढ लो, मतलब कि जीएफजी पे दिया हुआ है या कहीं पे भी दिया, हैकर रैंक पे दिया हुआ है, उसके इजी क्वेश्चन देखे, मीडियम क्वेश्चन देखे, उसके बाद फिर ट्राई करेंगे तो सही रहेगा। अगर राइट। सर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर स्टूडेंट की बात की जाए तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है फाइनल ईयर के कंपैरिजन में, तो वो उसमें टाइम देंगे तो उनके ही लिए उनके ही थिंकिंग कैपेबिलिटी इम्प्रूव होती है। क्योंकि नहीं तो जनरली होता ही है कि अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन देख के, अगर आप ये करें कि सिर्फ सॉल्यूशन देख के ही पढ़ना स्टार्ट कर दें तो ये हो जाती है कि कभी कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए, एडिटोरियल मतलब मिल जाए या कुछ हो जाए, आप डायरेक्ट उस पर सोचना नहीं चाहते हैं। तो ये थोड़ा टैक्टिक कहीं कहीं अगर फायदेमंद भी होती है तो थोड़ा नुकसान भी कर जाती है कि मतलब आपका हैबिट थोड़ा बदल देती है। तो इससे अच्छा है कि अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है, काफी टाइम दे दिया, एक दिन दो दिन दे दिया, तब पर भी नहीं हो रहा है, तब पर उसके एडिटोरियल नहीं समझ में आया, तब जाके आप फिर इजी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो अगर फाइनली में है तो आप टॉपिक देखिए, टॉपिक देखने के बाद आप उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बाकी जगह से पढ़ें, उससे रिलेटेड इजी क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट इनफ हो गए कि हाँ अब मेरे को आ गया है टॉपिक, तब उससे क्वेश्चन देखना स्टार्ट करें। तो मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के बाद कहीं से भी आइदर यूट्यूब, गीक्स फॉर गीक्स या फिर कहीं और से कोड शेफ प्रिपेयर सेक्शन में जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोडसेप जो सीसीडी सैप सर्टिफिकेशन एग्जाम होगा, कोडसेप एक सीसीडी सैप सर्टिफिकेशन एग्जाम कराती है, उसके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कोडसेप ने कोडसेप प्रिपेयर सेक्शन बनाया हुआ है। ओके। तो उसमें 3 एग्जाम होते हैं, फाउंडेशन, एडवांस और एक्सपर्ट। तो फाउंडेशन के लिए उन्होंने बेसिक बनाया हुआ है और एडवांस के लिए उन्होंने एडवांस के कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, एक्सपर्ट के लिए उन्होंने एक्सपर्ट के कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। तो जो जनरली पूछी जाती है वो एडवांस, बेसिक और एडवांस पूछे जाते हैं, एक्सपर्ट बहुत रेयरली पूछे जाते हैं और एक्सपर्ट का कहीं यूज नहीं है। तो मतलब अभी ये क्वेश्चन है कि तुमने कब स्टार्ट किया था अपने टाइम पे कोडिंग वगैरह को? अगर प्रॉपरली बोल रहे मतलब स्टार्ट तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही करा था कि फर्स्ट ईयर से दैट्स कोडिंग करते ग्रेट। थे। लेकिन उतने अच्छे मतलब कोडिंग तो फर्स्ट ईयर से करते थे लेकिन उतनी कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। मतलब कि ये कहा जाए कि मैं फर्स्ट ईयर में ऐसे ग्रुप में नहीं था, इन्वायरमेंट की बात कर लीजिए कि मैं फर्स्ट ईयर में ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं था कि उतने अच्छे से कोडिंग में। लेकिन सेकेंड ईयर में मेरे कुछ जो मतलब जो मोर फोकस थे कोडिंग पे ही, तो उनके साथ मैं करता था। तो सेकेंड बेसिकली मैंने अगर सही से स्टार्ट की होगी तो वो थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट की होगी। अगर और अच्छे से स्टार्ट, अगर और एकदम फोकस हो गया जो करा होगा तो वो 1 साल से मतलब ही करी है मैंने के बाद से लीड कोड, जीएफजी एंड इंटरव्यू पे। लेकिन जो व्हाट्सएप के क्वेश्चंस था वो मैंने देखना थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दिया था। सो मतलब तुम्हारा फेवरेट पोर्टल कौन सा था प्रैक्टिस के लिए जब तुम प्रैक्टिस करा करते थे? जनरली मैंने कोड से प्रिपेयर ही करा है, तो कोड मतलब कि जीएफजी तो मैंने बहुत लास्ट में स्टार्ट करा था। जीएफजी मैंने 1 साल पहले स्टार्ट करा है। मैंने जो क्वेश्चंस करे हैं शुरुआत में थोड़े स्क्वाच पे करे थे,
और थोड़े कोड से प्रिपेयर पे क्वेश्चंस करे हैं मैंने, मतलब कोड से प्रिपेयर के क्वेश्चंस मैंने, अगर करने की बात कहा जाए तो मैंने क्वेश्चंस कर सॉल्व बहुत कम करे हैं, मैंने कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ा है, मतलब कि पढ़ने का काम ज़्यादा करा है, क्वेश्चंस को रीड करके उसके एडिटोरियल को समझने का काम ज़्यादा करा है मैंने, समझा ज़्यादा करा, मतलब सॉल्व कम करा है मैंने क्वेश्चंस। कुछ के मन में ये भी डाउट रहता है कि क्या हमें डीएस पढ़ने के लिए बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर ऑनलाइन जो पोर्टल्स या फिर रिसोर्सेज है ये बेस्ट रहेंगे। इसमें तुम्हारा क्या है ओपिनियन? बुक पढ़ सकते हैं, मतलब ऐसा बुक का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बुक एडवांटेज ही करती है, क्योंकि बुक में कॉन्सेप्ट भी, मतलब जो मैंने जैसे कि जो एडवांस कॉन्सेप्ट बताए थे वो बुक में भी दिए हुए हैं, क्या कहते हैं, बुक में कभी कभी कुछ चीज़ें कोई अच्छी बहुत ज़्यादा ही सही दे दी होती हैं, जबकि इंस्पायर्ड आपको एडिटोरियल ना मिल पाए उसके रेस्पेक्ट में, तो बुक में पढ़ना कभी कभी फायदेमंद भी होता है। जैसे CLRS की बुक है, तो CLRS में एडवांस कॉन्सेप्ट काफ़ी सही दिए हुए हैं, कुछ कुछ मतलब कुछ एकदम ज़्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसकी पूरी वर्किंग एक्सप्लेन कर दी गई, वैसा आपको मिलेगा नहीं नेट है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है कि उतना टाइम दिया जा सके तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बस ये होता है कि बुक में थ्योरी ज़्यादा दी होती है, एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चंस उतने नहीं दिए होते, तो आपको क्वेश्चंस तो क्या करते हैं साइट पे ही मिलेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बुक रेफर कर सकते हैं आप। ठीक है। आई थिंक हमारे टाइम पे कॉलेज टाइम में हम CLRS की बुक देख के डर जाते थे। बच्चे ये सोचते हैं कि जो CP होती है, मतलब बेसिकली दे आर कन्फ्यूज कि वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ इट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके बिना काम नहीं चलेगा? तुम्हारा इसमें क्या ओपिनियन है? तो आई थिंक DSL को और CP को थोड़ा सा इंटरमिक्स कर दिया गया है, DSL को और CP थोड़ी सी अलग है, तो अगर CP के बिना नहीं हो सकता ये थोड़ा गलत है, CP के बिना हो सकता है, DSL के बिना हो सकता है, तो ये थोड़ा मतलब एग्जीग्रेटेड स्टेटमेंट है कि DSL के बिना हो सकता है, DSL के बिना नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम जगह नहीं हो सकता, कुछ मतलब ऐसे मान लीजिए कि अगर पूरे कंपनीज को 100% में बोल दें तो आपको 50-60% ऐसी कंपनी मिल ही जाएंगी जो अच्छी कंपनी होंगी या थोड़ा भी डिसेंट पैकेज ऑफर कर रही होंगी, वो DSL के ही बेसिस पे ले रही होंगी, नहीं तो फर्स्ट राउंड उनका DSL ही होगा, सेकेंड राउंड कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सेकेंड राउंड वो अगर जावा की कंपनी है तो वो स्पेसिफिकली जावा पूछ सकती है आपसे, नहीं तो अगर नोड की कंपनी तो स्पेसिफिकली नोड पूछ सकती है, नहीं तो अगर एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी नहीं पूछे तो वो अगर बैकएंड के लिए आप हायर किया तो आप बैकएंड के कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, फ्रंट एंड के लिए अप्लाई किया तो फ्रंट एंड के कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, लेकिन हाँ DSL को तो मस्ट रहती है बहुत सारी कंपनीज में, वो पूछी जाएगी, और जहाँ तक CP की बात है तो CP बहुत कम कंपनी पूछती है, CP बस गिने चुने कंपनी पूछते हैं, ये मतलब कि कोऑर्डिनेशन हो गया, डायरेक्ट हो गया, media.net हो गया, सच टावर रिसर्च हो गया, ये सब कंपनी आपको एग्जैक्ट CP पे चली जाती हैं। मतलब DSL को पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, CP हो जाए बढ़िया, ऐसा कह सकते हैं। वो भी सही है। हाँ हाँ, CP पूछती ही नहीं है सारी कंपनी, तो CP के लिए आप इतना जरूरी नहीं है कि CP आनी ही चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि एक चीज मिस कर गया मैं बताना, जो टेस्ट लिंक होते हैं ना कंपनीज के, उसमें उस पर कमेंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो टेस्ट लिंक में वो कुछ भी पूछ देता है, मतलब कि वो कभी कभी आप BNY का ही जो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क पता होगा आपको, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क कंपनी है, तो उनका जो हायरिंग टेस्ट हो रहा था उसमें उन जब CP का क्वेश्चन पूछे थे तो उन्होंने क्या कहते हैं LCA पूछ दिया था, जो एडवांस कॉन्सेप्ट में भी नहीं आता, वो एक्सपर्ट मतलब जनरली बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में आते हैं वो सब। वही है, मतलब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि CP भी कितनी चाहिए, CP कितनी टेस्ट लिंक क्वालिफाई करने के लिए, पूरी टेस्ट लिंक में कुछ भी पूछ देते थे, नहीं तो अगर स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट का बोला जाए या अमेजोन का बोला जाए या इनका टफ नहीं होता है, मैंने मतलब माइक्रोसॉफ्ट का मैंने पिछले बार दिया था, तो माइक्रोसॉफ्ट का कोडिंग क्वेश्चंस बहुत मतलब जो टेस्ट लिंक में पूछे थे वो भी बहुत आसान पूछे थे, मतलब आसान नहीं पूछे थे, लेकिन हाँ क्या कहते हैं लिटरली
उन सारे के कंपैरिजन में बहुत आसान थे जो माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा था। फर्स्ट ईयर में अगर कोई स्टूडेंट है तो बहुतों को मतलब कईयों के साथ ही होता है कि उन्हें बिल्कुल DSL को नहीं आते, क्योंकि मुझे भी नहीं आते थे अपने टाइम पे। तो उनके लिए क्या मतलब सही रहेगा कि डायरेक्ट गीक्स फॉर गीक्स पे चले जाएं या फिर कुछ और पोर्टल या फिर यूट्यूब से उन्हें पढ़ना चाहिए पहले? एक्चुअली मेरे को भी नहीं आती थी फर्स्ट, मतलब मैंने भी कोडिंग कॉलेज में ही आके स्टार्ट की थी। तो सच डायरेक्ट जीएमटी या गिग्स फॉर गिग्स जाना सच रिकमेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया था। मतलब आपने अगर आपने 15 मिनट 1 घंटे ट्राई किया, आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, आप सीधे क्वेश्चन एडिटोरियल सेक्शन पर सॉल्यूशन देख लिया, या आप सीधे का डिस्कशन पढ़ लिया, तो इससे मतलब आपको क्वेश्चंस करने की हैबिट छूट जाएगी। तो ऐसा ना करके तो उन्हें मैं पहले तो बेसिक कोडिंग, बेसिक सी या C++ या कोई भी लैंग्वेज सीख सकना चाहिए कि मतलब उस पर कोडिंग सीख ले। कोडिंग इन द सेंस बेसिक, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। फॉर लूप कैसे सब लगता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स या पॉइंटर्स, ये सब और कॉन्सेप्ट पता चल जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट पढ़ ले सी या C++, उसके लिए वो एक सी की बहुत फेमस बुक आती है जो कोर्स में भी रिकमेंडेड है, उसको भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, वो देख लें, तो इससे मतलब कि कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद फिर वो स्पॉज सेक्शन पे जा सकते हैं, स्पॉज या स्पॉज पे चले जाएं। उसके बाद एरे वाइज सॉर्ट कर लें और एरे के क्वेश्चंस करने लगे, या स्पॉज पे ना गए तो क्या कहते हैं, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स की बात की है, ये मतलब सारे लोगों की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अगर फर्स्ट ईयर की बात करें। स्पॉज पे चले गए तो स्पॉज पे चले गए तो स्पॉज पे सेक्शन वाइज क्वेश्चन टॉप इज 100 इजी क्वेश्चन देख लिए, या टॉप 100 क्वेश्चन देख लिए, जिसमें मतलब कि ब्रूट फोर्स होते हैं, जिसमें कुछ लग नहीं रहा होता है, बस आपके लॉजिक लग रहे होते हैं और एरे लग रहा होता है, सीरियस आपके लॉजिक बिल्डिंग के लिए होता है। टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन देख लिए उससे, जिससे की वजह से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट सही हो जाएगा। उसके बाद फिर जब आप इतने क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, उसके बाद आप व्हाट्सएप प्रिपेयर सेक्शन में जा सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे टॉप क्वेश्चन दिए, वो देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप कुछ भी कर लीजिए। फिर जीएफजी के क्वेश्चंस का हैकर रैंक में भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो हैकर रैंक के भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बिगिनर लेवल के, बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल के, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जीएफजी पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो मन करे करें, मतलब जीएफजी करना है तो जीएफजी से टॉप 100 क्वेश्चन देख लिए, मतलब हर सेक्शन से क्वेश्चन देख रहे हैं, लीड कोड से देख रहे हैं या हैकर रैंक से देख रहे हैं। सब स्टार्ट में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और क्वेश्चंस करें, मतलब कि आपको नहीं भी आता है क्वेश्चंस, तो भी आप इनिशियल डेज में कोड फोर्सेस का जो कॉन्टेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो फोर्सेस के लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आए जा मतलब एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये भी होता है कि जैसे किसी के सपोज कॉलेज में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, बट अगर बंदा थोड़ा सा भी अवेयर है तो वो क्या कर सकता है कि लिंक्डइन पे जाए, जस्ट एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे उन बंदों को जो अच्छी कंपनीज़ में हैं, और उनसे वैसे ही गाइडेंस ले ले कि यार जैसे मैं अभी कॉलेज में हूँ इस ईयर में, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इस कंपनी को क्रैक करूँ। वहाँ से भी ठीक ठाक आइडिया लग सकता है। अभी ये क्वेश्चन है कि तुम खुद से मतलब डेली कितना टाइम स्पेंड करते थे कोडिंग में, या फिर वीकली अगर बोले, डेली या वीकली? अगर ऐसे बोला जाए तो इस मतलब 1 साल को छोड़ देते हैं, तो 1 साल को छोड़ देने के बाद अगर बोला जाए तो 4-5 घंटे या 4-5 घंटे कोडिंग को देते थे जनरली। मतलब डिपेंड कर सकता है, कभी बहुत ज़्यादा दे दिया, कभी एक हफ्ते बिल्कुल नहीं दिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर एवरेज बोला जाए तो 4-5 घंटे देते होंगे जब शुरुआत इनिशियल डेज में थे, क्योंकि बाकी
एक साल तो मतलब ये जो लास्ट ईयर जो कोर्स मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है टिपिकली स्पीकिंग 16 मार्च के बाद से दिन के 8 घंटे देने पड़ते हैं। एक साल में 8-10 घंटे दिए दिन के। हफ्ते के 5 या 6 दिन कह लीजिए कि कम से कम 6, 7 या 8 घंटे, या टारगेट बोले तो ईजी के कम से कम ईजी के 6-7 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, मीडियम के 4-5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ऐसे मतलब अगर ईजी कर रहे हैं तो 8 क्वेश्चन एक दिन में हो जाने चाहिए, मीडियम कर रहे हैं तो 5-6 क्वेश्चन एक दिन में हो जाने चाहिए, जितना टाइम लग जाए उसके लिए। अच्छा। एंड बाकी टेक्नोलॉजी जैसे नोड जेएस, ये बाकी ये जो फैंसी फैंसी वर्ड्स हैं, इनको तुमने तो कैसे किया? इनको मैंने किया था कि मैंने थोड़ा सा मेरा शुरुआत में जब फर्स्ट ईयर में आया था तो मेरे को थोड़ा सा डेटा साइंस में थोड़ा सा ज़्यादा वो था, कि मतलब कि जाने का इच्छा थी। तो मैं सबसे पहले जो समर वैकेशन हुए थे फर्स्ट ईयर के, उसमें मैंने डेटा साइंस का मतलब कि रिकमेंड मतलब जो बहुत सारे फेमस वो होते हैं ट्यूटोरियल होते हैं डेटा साइंस के लिए, या कोर्सेज होते हैं, तो वो करे थे मैंने। तो उससे मतलब बेसिक आइडिया पता चल गया था कि मतलब डेटा साइंस में ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो एक मतलब कि 2 महीने में पढ़ा होगा मैंने बेसिकली वो। उसके बाद फिर एज सच कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था मैंने फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में। फिर जब सेकेंड ईयर का जो समर था उसमें मैंने फिर उसमें फिर मैंने थोड़े छोटे मोटे प्रोजेक्ट करे थे कि मतलब ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं पड़ी थी, मतलब कि स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट कर लिए थे कि नॉर्मली मतलब एज ए थर्ड ईयर के स्टार्ट में मेरे पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं था, तो मैंने थर्ड ईयर तक तो कुछ नहीं करा था। तो मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर लिए थे कि मतलब अगर नेटवर्क क्या कहते हैं डेटा साइंस पढ़ा है तो उससे मतलब उससे रिलेटेड थोड़े जो डेमो प्रोजेक्ट्स हो गए वो कर लिए थे। फिर या फिर जब सेकेंड ईयर था तो सेकेंड ईयर के बेसिकली सेकेंड ईयर में मैं समर इंटर्नशिप ढूंढ रहा था। तो समर इंटर्नशिप में एसएस की समर इंटर्नशिप करी नहीं थी सेकेंड ईयर पे, तो लेकिन जब अप्लाई करते थे तो उस पर टास्क देते थे वो लोग समर इंटर्न करने के लिए। मतलब क्या कहते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर में उनका टास्क देते, तो छोटे छोटे जो टास्क देते थे तो वही टास्क करा था मैंने, तो वो कर लिया था। उसके बाद फिर जब थोड़ा अगर सही प्रोजेक्ट करा होगा तो वो क्या कहते हैं कि इंटर्नशिप थी उस पर मैंने प्रोजेक्ट करा था, मतलब वो उनका प्रोजेक्ट थोड़ा सही था। तो थर्ड ईयर की जो इंटर्नशिप जहाँ पे हुई थी उन्होंने तो प्योर कोडिंग राउंड क्या कहते हैं प्योर कोडिंग के वजह से मतलब जज किया था उनको मतलब लिया था, और प्रोजेक्ट भी लिया था, प्रोजेक्ट भी चेक करा था। तो प्रोजेक्ट वैसे में कोई खास प्रोजेक्ट नहीं थे, एक दो डेटा साइंस के प्रोजेक्ट थे मेरे पास जो मैंने समर में करे थे। तो मतलब सेकेंड ईयर के समर्स में करे थे मैंने वो प्रोजेक्ट, तो वो लिखे थे, और थोड़े स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट थे वो लिखे थे। तो उसके बेसिस पे मेरे को थर्ड ईयर की इंटर्नशिप मिली थी। तो थर्ड ईयर के इंटर्नशिप में जो प्रोजेक्ट था तो बेसिकली उस इंटर्नशिप में मैंने नोड.जेएस से की थी, और नोड.जेएस और मोंगोडीबी पे काम किया था। और बेसिकली कंपनी की स्पेसिफिक कंपनी क्या कहते हैं उस पे काम कर रही थी, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लिए एक ऐप डेवलप कर रही थी वो। उस तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रेमवर्क पे काम कर रही थी वो, तो उस पे काम करा था मैंने थर्ड ईयर की इंटर्नशिप में। फाइनल ईयर में भी मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है सच। फाइनल ईयर में मैंने बस कोडिंग ही करी है, तो प्रोजेक्ट मैंने नहीं किया है, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट करने चाहिए। प्रोजेक्ट हाँ एक और प्रोजेक्ट मैंने भूल गया था, मैं एक प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन करना भूल गया था। जो SIH स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुआ था थर्ड ईयर के जैन या फैब के टाइम, तो उसके लिए उसमें जो कोडिंग करी थी तो उसमें 10 दिन का टाइम होता है कि प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद 10 दिन के अंदर एक डेमो प्रोजेक्ट करना होता अपने कॉलेज को, कि वहाँ से अगर अप्रूवल मिलेगा तो आपको फिर मेन SIH से आपके लिए वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो सकती है कॉलेज से। तो उसके लिए मैंने प्रोजेक्ट करा था स्मार्ट इंडिया, तो वो 10 दिन का था। तो वो 10 ही दिन मैंने वो 10 दिन मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट ही करा था, कुछ और नहीं करा था। तो इस 10 दिन में लिटरली मतलब अब 10 दिन का टारगेट था, तो 10 दिन में अब कैसे भी करूँ, 10 दिन में ही कंप्लीट करना है वो। तो उस समय 10 दिन में करा था, बाकी फिर ऐसा सिर्फ अलग से कोई प्रोजेक्ट नहीं करा है मैंने। ठीक ठीक।
मतलब अगर ये बोले कि प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है एक प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए हमारे रिज्यूमे में। हाँ, प्रोजेक्ट होने चाहिए, नहीं तो मतलब सिर्फ अगर कंपनी गूगल, अगर सिंपली वर्ड में बोला जाए, कंपनी अगर गूगल नहीं है तो आपको बिना प्रोजेक्ट के वो हायर नहीं करेगी। सिर्फ गूगल ही, आई थिंक सिर्फ गूगल ही ऐसी कंपनी है जो बिना प्रोजेक्ट के हायर करती है। उनके सारे राउंड क्या कहते हैं, कोडिंग राउंड होते हैं। बाकी किसी भी ऐसी कंपनी को मैं नहीं जानता जो बिना प्रोजेक्ट के कैंडिडेट को हायर करा हो उन्होंने। ओके। तो प्रोजेक्ट होने चाहिए। मतलब अगर आपके रेज्यूमे में कुछ प्रोजेक्ट नहीं हो, प्रोजेक्ट नहीं है आपके रेज्यूमे में, कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं होगा, तो कोई कंपनी का एम्प्लॉय आपको रेफर करने वाला नहीं है। मतलब बहुत कम चांसेस होगा कि आपका एम्प्लॉय रेफर करे। और अगर एम्प्लॉय रेफर नहीं कर रहे हैं तो आपका ऑफ कैंपस बहुत कम चांस होता है बिना रेफरल के। तो रेफर ऐसा कुछ मिलेगा नहीं मतलब। तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मतलब किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करके बनाने चाहिए कॉलेज टाइम में? आई डोंट थिंक स्पेसिफिक लैंग्वेज कोई मैटर भी करता है, क्योंकि जो उस कंपनी को कंपनी जब हायर कर रही होती है, तो जनरली अगर कोई कंपनी हायर कर रही होती है तो वो टेक स्टैक पे नहीं हायर कर रही होती है। वो बेसिकली आपके कोडिंग पे, स्ट्रक्चर पे हायर कर रही होती है, और आपने प्रोजेक्ट कराया उस पर क्या क्या काम करा है उस पर हायर कर रही होती है। वो ये उम्मीद कर रही होती है कि आप क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर लेंगे एक महीने, मतलब टाइम के साथ। मतलब कुछ टाइम तो कोई मतलब कौन सी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे आप काम करें वो मैटर नहीं करता है, आपको बस काम करने आना चाहिए। मतलब जेंगो कर रहे हैं, नोड जेएस कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं, रूबी रेल्स कर रहे हैं, कुछ भी चलेगा। मतलब कुछ भी करेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेकिन कुछ कुछ कंपनी होती है जो सिर्फ स्पेसिफिक टेक रिक्वायरमेंट पे हायर करती है, तो उनके लिए कमेंट नहीं है। उनके लिए तो उन्हें वही चाहिए। तो लेकिन आप अगर ऐसे तैयार करने लगे हैं तो ऐसे तो हर टेक्नोलॉजी ने तो आप अपना डोमेन ही छोटा कर ले कि मतलब कि इन्हीं कंपनी में अप्लाई करना है। तो ये तो पॉसिबल, तो अगर डोमेन छोटा कर लिया तो आपकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अगर डोमेन नहीं छोटा करना है तो किसी पे भी कर ले, और जो जनरल हायरिंग कर रहे हैं सब पे अप्लाई कर दे। सही बात है। एंड ये जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं TBMS OS, तो ये मतलब ये भी आने चाहिए राइट प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि कुछ कंपनीज या कुछ हाँ, इंटरव्यू राउंड में पूछ आना लेते चाहिए, हैं। मतलब कि नहीं, जनरली सारी कंपनीज पूछ, मतलब मैंने जितने दिए हैं उसमें से सारे ने पूछा ही है, कुछ ही ने नहीं पूछा है। तो आपको सब्जेक्ट तो आने, मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो आने ही चाहिए। ओएस उप्स DBMS और नेटवर्किंग आने चाहिए। ओके। कहते हैं ये बेसिक है। वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि आपको मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं आनी चाहिए, सब्जेक्ट भी आने चाहिए। लेकिन ये है कि पहला राउंड आपका कोडिंग ही होगा। ठीक। एंड सब्जेक्ट्स के लिए वही, या तो यूट्यूब देख लो या फिर बुक्स पढ़ लो, जैसे भी जिसको सही लगे। सब्जेक्ट वही गीक्स फॉर गीक्स में देख लो। या बहुत या ट्यूटोरियल पॉइंट या क्या कहते हैं, बहुत सारे, मतलब सीधे गूगल करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, मतलब स्पेसिफिकली उसी के लिए एक महीना पढ़ रहे हैं, मतलब कि पूरी बुक उठा के पढ़ने लगे, ऐसा करना ज़्यादा सही नहीं रहता है। अब जैसे तुमने बताया कि तुमने ऑफ कैंपस अप्लाई किया, सो कुछ रिजेक्शंस हुई थी तुम्हारे केस में कि किसी कंपनी में ना हुआ हो, एंड हाउ डिड यू हैंडल दोस? 90% का क्या था कि जीटा का ही पहला सिलेक्शन था, बाकी के सारे के रिजेक्शन ही है। जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिकली नाम लेता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट में पिछले साल समर इंटर्नशिप के लिए माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया था, तो वो भी एक रिजेक्शन ही था। फाइनल फाइनल इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट हो गया था मैं मैनेजरियल राउंड के बाद। उसके बाद फिर इस साल तो ओपनिंग ही काफ़ी कम आई थी, तो सच रिजेक्शन नहीं हुआ था। इंटर्नशिप के लिए आई थी। मैंने चार चार कंपनीज में अप्लाई किया था, हैकरऑट, क्रेड और जीटा। क्रेड जो था वो काफ़ी, क्रेड में प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा आना चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा कोडिंग से मतलब नहीं थी। सच मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा नहीं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बहुत अच्छी नहीं आती, तो क्रेड में मैं रिजेक्ट हो गया था। हैकरऑट का सीन ये था कि हैकरऑट को जेंगो चाहिए, जेंगो स्पेसिफिक हायरिंग थी वो। मैंने जेंगो पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करा है, मतलब कि डेवलपमेंट के लिए नोड जेएस के लिए तो नोड जेएस पे काम करा है।
तो हुआ ये था कि तीनों राउंड मतलब कि उन तीनों राउंड शेड्यूल तो हो गया था मेरा, मतलब कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड और सेकंड राउंड के बाद फाइनल मैनेजरियल राउंड। और लेकिन आई थिंक मतलब फर्स्ट सेकंड टेक्निकल राउंड उतने अच्छे नहीं गए थे, तो मेरा वेटिंग में चला गया था, वेटिंग के बाद रिजेक्ट हो गया था हैकर में। सीनियर है तो उनसे बात कर लेता था मैं, देते थे, या फिर जनरली वही मोटिवेट करते थे अगर रिजेक्शन आ गए थे, या दोस्त मतलब या दोस्त से बात कर लेता था मैं अपने दोस्त से, तो वो मोटिवेट कर देते थे। मतलब कि ऐसा ये सीन रहता था कि मतलब कि डिमोटिवेट हो जाते थे, दोस्त बता देते थे, तो दोस्त हेल्प करते थे कि मतलब करते रहो, हो जाएगा, अभी नहीं हुआ तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। सही बात है। एंड ये क्वेश्चन ऐसा है कि अभी हम सोचते हैं कि बंदे ने काफ़ी अच्छी जर्नी की है, बट स्टिल उसके बीच में कुछ मिस्टेक्स रहती हैं। तो तुम्हारे केस में कैसा, तो कुछ थी मिस्टेक्स जो तुमने की एंड तुम्हें लग रहा है कि वो अवॉइड हो सकती थी? तो मेरे पर्सनल केस में मिस्टेक ये है कि मैंने कोडिंग करी है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं करी है कोडिंग। मतलब कि जो मेरे को लगता था, मैंने मतलब फर्स्ट ईयर में कोडिंग स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करा था फर्स्ट ईयर में भी, मतलब बहुत कम क्वेश्चंस किए थे, मतलब टाइम पास ज़्यादा हो जाता था, क्वेश्चंस कम होते थे। सेम फॉर द क्या कहते हैं, मतलब जब थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट भी करा था कोड से प्रिपेयर करना, तो भी मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था। मतलब हफ्ते में मतलब एक दिन में एक क्वेश्चन लेकर बैठ गया और एक क्वेश्चन को ही मैंने मतलब दिया, और नहीं हुआ तो छोड़ दिया क्वेश्चन। Me too. So, कि मैंने वही बात है कि मतलब कंसिस्टेंसी हमेशा प्रॉब्लम रहती है, मेरे साथ भी थी। बट अगर कोई इसे अचीव कर पाए, कंसिस्टेंट हो जाए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उसे, राइट?